जय श्री राम सभी को स्वागत करता हूं मैं वत्सल श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बजरंग एजुकेशन पे करियर काउंसलिंग की एक और नई वीडियो में स्वागत करते हैं आप सभी का। आज हम लोग यहां पे बात करेंगे यूपीएसआई 2024-25 की। देखिए 2024 का जो एग्जामिनेशन है वो तो होने वाला है या ये कहें कि प्रोसीडिंग में चल रहा है, तो उस एग्जामिनेशन से तो आपका लेना देना नहीं है, लेकिन 2024 में तैयारी करेंगे तभी तो 2025 में जाके एग्जामिनेशन देंगे। तो शुरुआत आपकी यहां से लेके यहां तक की है। देखिए मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हमारा एग्जाम होता है ये हमेशा आपके साल की शुरुआत में ही होता है, या ये कहें कि जैसे 2024 है तो 2024 जनवरी 2024, जनवरी 2025, जनवरी 2026, इसी तरह से ये एग्जाम होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज आपको समझाएंगे। जो भी आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक फैलाएं जिन बच्चों को इस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, जिन हमारे छात्रों को इन चीजों पे जानकारी चाहिए, क्योंकि छात्रों का साथ छात्र वाहिनी का विश्वास। शुरू करते हैं इस वीडियो को आज। देखिए यूपीएसआई शुरुआत से बात कर लेते हैं बेटा एक चीज डिटेल में। यूपीएसआई होता है बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एसआई के पद पे आपको नौकरी जो चाहिए होता है उसके लिए एग्जाम। यूपी पुलिस में आपकी बहुत सारी रैंक्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर आ गया आपका आईपीएस, ये तो भैया आपका यूपीएससी के थ्रू ही होगा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उससे नीचे आ जाते हैं थाना रैंक पे, जब बात करते हैं थाना लेवल पे, ये तो हो गया आपका अपर लेवल की बात। थाना लेवल पे जब हम लोग आ जाते हैं तो सबसे नीचे आ जाते हैं आपके कांस्टेबल, सबसे नीचे। देखिए मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, किसी पद को ऊपर नीचे नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस से है तो इस वीडियो को कोई भी अन्यथा ना ले। सबसे नीचे पद पे जो आ जाता है आपका कांस्टेबल। इनमें आपके दो पद होते हैं, एक जूनियर और एक सीनियर, ठीक है। कांस्टेबल भर्ती में आप जूनियर कांस्टेबल सीनियर कांस्टेबल ही रहेंगे। उसके ऊपर पद आ जाता है हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ठीक है। हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के ऊपर जो आपका पद आता है वो होता है आपका एएसआई, एडिशनल सब इंस्पेक्टर। आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद यहां पे पहुंचेंगे। इस गलतफहमी बिल्कुल मत रहिए कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया और डायरेक्ट आप एसआई भर्ती हो गए ना। पहले आप एडिशनल सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर आप सीनियर सब इंस्पेक्टर बनते हैं एसएसआई, सीनियर सब इंस्पेक्टर, और फिर उसके ऊपर आपका होता है, इसमें थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, देख सबसे नीचे जो आपका पद होता है वो होता है कांस्टेबल का, कांस्टेबल। उससे उसमें इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका जूनियर कांस्टेबल, एक होता है आपका सीनियर कांस्टेबल। जो पुलिस विभाग में बेटा बहुत नीचे की रैंक्स होती हैं, मैं फिर बता दे रहा हूं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस पे, किसी को ऊपर नीचे नहीं बताया जा रहा है। सबसे नीचे पद पे जो आपका होते हैं, जैसे ड्राइवर के पद पे हो गए या खाना वगैरह बनाने के पर्पस पे हो गए, वहां होते हैं आपके जूनियर कांस्टेबल। उनका प्रमोशन हो जाता है राइफलमैन वगैरह के पद पे तो हो जाते हैं सीनियर कांस्टेबल। कार्यप्रणाली इन्हीं की सेम रहती है, ये अपने सीनियर्स के अंडर में वर्क करते हैं। ये होता है कांस्टेबल भर्ती पे आपका। इसके ऊपर होती है हेड कांस्टेबल भर्ती, हेड कांस्टेबल, जो कि आपका हेड कांस्टेबल आ जाते हैं उसके ऊपर। फिर इसके ऊपर जो आपका पद होता है वो होता है एएसआई, एडिशनल सब इंस्पेक्टर। एडिशनल सब इंस्पेक्टर याद रखिए, फुल फॉर्म भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप यहां पहुंचते हैं। ये उम्मीद मत रखिए डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर बन गए। एएसआई, एएसआई के ऊपर आ जाएगा आपका सब इंस्पेक्टर एसआई, और उसके भी ऊपर आ जाएगा आपका एसएसआई, सीनियर सब इंस्पेक्टर, और फिर उसके ऊपर जाके आप होते हैं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, जिसको दरोगा दरोगा कहा जाता है, एसएचओ भी कहा जाता है, स्टेशन हाउस इंचार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। एसएचओ भी कहा जाता है और सीनियर स्टेशन हाउस इंचार्ज भी कहा जाता है, जिनको आप कहते हैं थाना अध्यक्ष, ठीक है, या थाना अधिकारी। इनसे भी ऊपर हो जाते हैं आपके सबसे टॉप रैंक पे होते हैं सीओ। अगर थाने में कोई भी सीरियस इशू होता है या कहीं ऊपर से आप कांटेक्ट करवा रहे हैं तो इधर का जो आपका बेसिक प्रणाली देखने वाला एसपी होता है वो एसपी यहां पे इसको कांटेक्ट करेगा सीओ को। फिर सीओ स्टेशन हाउस इंचार्ज को से कांटेक्ट करेगा और स्टेशन हाउस इंचार्ज नीचे के अधिकारियों से कांटेक्ट करेंगे, नीचे के पुलिस वालों से कांटेक्ट करेंगे। ये इनकी कार्यप्रणाली होती है। एक बेसिक सी बात,
बताना मैं कुल मिला के आपको यही चाहता था कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एसआई पर पहुंचेंगे, उसके ऊपर एसआई, उसके ऊपर एसएसआई और उसके ऊपर आप इंस्पेक्टर, और फिर आगे जैसे जैसे आपके पोर्शन जैसे जैसे आपके वर्क होते हैं, इनसे आपकी बहुत सारी जॉब की फील्ड भी खुलती हैं। जैसे कि आप एसटीएफ में चले गए, स्पेशल टास्क फोर्सेस में, ठीक है, एसआईटी में चले गए, स्पेशल इंटेलिजेंस टैक्टिक्स, ठीक है, आप एटीएस में चले गए, एंटी टेररिज्म स्क्वाड में चले गए, बहुत सारी आपकी रैंक खुलती है इससे। आप क्राइम ब्रांच में चले गए, आप एनसीबी में भी जा सकते हैं, बहुत सारी आपकी इन सबसे रैंक खुल जाती है। तो यूपी पुलिस देखिए बेटा, पहली बात तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, आप चाहे दिल से रिस्पेक्ट करें चाहे भाई के कारण रिस्पेक्ट करें, आपको रिस्पेक्ट तो देना ही देना है, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। एक पुलिस वाला जब भी एरिया में उनका ट्रांसफर होता है, उस एरिया में उस बंदे का जलवा होता है। कोई छोटा मोटा इंसान करके उनसे उलझेगा नहीं, कोई बहस करने की तो हिम्मत दूर से भी नहीं करेगा, ठीक है। उल्टा सबसे नीचे अगर कांस्टेबल को दिख गया तो मुंह से पहले इंसान के सर से निकलता है, और कहीं मामले में फंस गए और व्यवहार नहीं मिले किसी से भी, तो आप बुलंद घूमते हैं, एकदम आजाद घूमते हैं। खैर अब आ जाते हैं इसके बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में। 2024 आप तैयारी कीजिए, जो भी आपको इसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज चाहिए, जो भी रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, सब मेरे पास आपको अवेलेबल मिलेगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, नए हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एज लिमिट की बात पे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, अगर किसी और नॉलेज के लिए चाहिए हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह रख सकता है या वीडियो पॉज पीछे जाके देख सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की। एज लिमिट बेटा इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए एज लिमिट आपकी सेम है, कोई एज लिमिट आपकी चेंज नहीं है, एज लिमिट आपकी फिक्स है सभी के लिए। जो एज लिमिट है वो क्या है, एज लिमिट है बेटा 21 साल से लेके 28 साल तक, ठीक है। 21 साल से लेके 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 21 के नीचे हैं प्रिपरेशन कीजिए, अगर आप 28 के ऊपर हैं तो भूल जाइए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप 21 से 28 के बीच में हैं तो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कीजिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ये है आपकी एज लिमिट की बात, ठीक है। आप इसमें जल्दी से जल्दी अगर आप इसमें एनरोल हो जाते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारा सब कुछ आपके पास रहता है, प्रमोशन के ज्यादा चांसेस रहते हैं। थोड़ा ज्यादा लेट अगर आप अप्लाई करते हैं तब भी चीजें सेम रहती है, बस थोड़ा सा ये रहता है भाई ज्यादा एज हो गई, थोड़ा बुढ़ापे वाला सीन आ जाता है। वैसे 28 में बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी ज्यादा एज हो जाने पे आपकी कार्यप्रणाली स्लो हो जाती है। यंग है, नई नई एज में 21 साल 22 साल की उम्र में 2 स्टार लग गए, बढ़िया वर्दी मिल गई, 23 साल तक भाई 21 में अगर सिलेक्शन भी हो गया तो 22-23 तक बढ़िया वर्दी मिल गई, शादी के लिए बढ़िया अच्छा खासा मोटा दहेज अंदर हो गया, सीधी सी बात। भाई सरकारी नौकरी में की तरफ आदमी भागता है और लड़का अपना लड़की पक्ष जो होता है वो भी इसी वजह से भागता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता पे। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता का क्या नियम है। एलिजिबिलिटी का रूल सिंपल सा कहता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी कॉलेज से कोई भी परसेंटेज आपका हो मैटर नहीं करता, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन या इजी लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं एनी सब्जेक्ट या स्ट्रीम, सब्जेक्ट और स्ट्रीम। बट ग्रेजुएशन बेटा ट्राई ही कीजिए कि आपके 60% से अबव रहे, वरना आपके फंसने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। ग्रेजुएशन अगर 60% ले आइए, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अब आ जाते हैं कितनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, कितनी पढ़ाई करनी है उसका भी आंसर इसी में सीधी बात है। आपका इंटर क्वालिफाई होना चाहिए 60% से अबव, हाई स्कूल में आपके 60% अबव होने चाहिए और ग्रेजुएशन में भी 60% अबव होने चाहिए, माने कुल मिला के आप फर्स्ट डिवीजन होने चाहिए। उसके अलावा क्या क्या पढ़ाई आपको करनी एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो मैं सीधी सी बात बता दूं बेटा, एग्जाम आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, 4 सेक्शन में आपका एग्जाम डिवाइड होता है, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है आपका लैंग्वेज का। अब यूपी में है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज है, लगभग 98% लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 98% लोग। तो हिंदी, वो भी जनरल हिंदी, मतलब कॉमन, बहुत ज्यादा आपसे डिटेल में नहीं पूछ लिया जाएगा, हिंदी आपको कॉमन आनी चाहिए, जो भी आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ रखी है, सिंपल हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हिंदी प्लस कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी और कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए।
उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, क्लियर आप लोगों को दिख रहा है यहां से? हाँ क्लियर है, हिंदी एंड कंप्यूटर नॉलेज। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए सेकंड नंबर पे, इधर आपका हो जाएगा जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड प्लस जीके। जीके और जीएस आपका मजबूत होना चाहिए थोड़ा। जनरल अवेयरनेस में आ गई आपकी सब्जेक्टिव जीके, और जीके और ये वाले जीके में आ गया आपका करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस जीके प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट आपके हो गए। अब तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं आपसे। आपका यहां पे आ जाता है कैलकुलेटिव एंड मेंटल एप्टीट्यूड। कैलकुलेटिव एबिलिटी में बेटा आपका आ जाता है क्लास 6, 7, 8 के मैथ्स के टॉपिक, क्लास 11 के मैथ्स के टॉपिक और कुछ क्लास 10 के मैथ्स के टॉपिक। वही आपका जो भी रीजनिंग में मैथ्स यूज होती है वही है। सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, और मेंटल एप्टीट्यूड में आपको पूछ लिए जाते हैं आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने वाले क्वेश्चन, जैसे आपका एसआरटी आ जाता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आ जाता है, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आ जाएगा आपका, थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट आ जाएगा, स्टोरी राइटिंग वगैरह आ सकता है। वैसे ये पूरा एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में सब में मिलने वाले हैं, ठीक है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग प्लस लीगल रीजनिंग। लॉजिकल प्लस लीगल रीजनिंग, ये इतना टॉपिक आपका कवर होता है। अब एग्जाम कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये बताने के लिए मैं थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन आपका रख कर दे रहा हूं। अगर आपको जरूरत हो तो आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एग्जाम होगा कैसे, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होगा, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। एग्जामिनेशन आपका पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। ओएमआर शीट पे आपको सर्कल बनाने होंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आपको टिक तो नहीं करना है, लेकिन ओएमआर शीट को फिल करना है। अब ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है ये आप लोगों को मैं यहाँ पे ये भी बता दूंगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो। वैसे बोर्ड चाहे यूपी हो चाहे सीबीएसई, ओएमआर शीट तो आपने फिल की ही होगी, ठीक है। अभी देखिए ये चार सब्जेक्ट हैं, इनके नाम लिखने की जगह नहीं है, कि मैं यहाँ पे ऐसे बता देता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, मार्क्स, टाइम, सब चीजें एक करके बताएंगे। पहले वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 50, मार्क्स होते हैं आपके कितने 100, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 दूसरे वाले में, टोटल मार्क्स 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और टोटल मार्क्स 100। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और टोटल मार्क्स 100। मैंने कुल मिला के टोटल ये होता है आपका 400 मार्क्स का, और आते हैं आपके टोटल 200 क्वेश्चंस। और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितना होता है, टाइम ड्यूरेशन बेटा सबका फिक्स होता है 2 घंटे 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट्स। अब ये मत समझ लेना कि हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट मिल रहे हैं ना, टोटल पेपर के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट मिल रहे हैं। यानी कि अगर मिनट्स में कैलकुलेट किया जाए तो 150 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। इतनी सी बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सीधी सी बात है भाई। टफ नहीं रखेंगे तो कैसे आप क्वालिफाई कर पाएंगे, टफ नहीं रखेंगे तो सभी क्वालिफाई कर ले जाएंगे, और जो सब क्वालिफाई कर ले जाएंगे सबको कहां तक एसआई बना के सरकार तक पा देती रहेगी। तो यही आपका टफ होता है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने चाहिए आप लोगों को, यही इसमें पासिंग का मेन तरीका है। बाकी पासिंग के लिए अभी मूल मंत्र गुरु मंत्र भी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये था आपका एग्जाम पैटर्न। और इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट में बता दूं कि यूपीएसआई के एग्जामिनेशन में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आप इसलिए पेपर तो पूरा सॉल्व करके आओ, जितना आ रहा है सही करके आओ, जो ना आ रहा है गलत भी करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता हो गलत वालों में से कोई एक सही निकला है, ठीक है।
इतना समझ में आई बात। अब बात कर लेते हैं आपकी फिजिकल की। रनिंग में क्या लेते हैं, लंबाई चौड़ाई में क्या लेते हैं। इसी फिजिकल क्वालीफाई करने के लिए भी मैं ये बात कह रहा था कि जो आपका एज लिमिट है, तो मैंने रफ कर दिया 21 से 28 वाला, वो कम ही एज में रखी है। अगर 28 की एज में अगर आप भर्ती ले रहे हैं तो 28 की एज में थोड़ा ना दौड़ निकाल पाएंगे, कितना ज्यादा भाई। अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टेमिना होता है, मैं मानता हूँ। दौड़ने वाले 50 पे दौड़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा एज का असर दौड़ भाग पे आ जाता है, इसलिए बात को समझिए रहिएगा। और यहाँ पे आपका मैरिड अनमैरिड वाला कोई इशू नहीं है, आप मैरिड हो तो भी ज्वाइन कीजिए, अनमैरिड हो तो भी ज्वाइन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बता देते हैं आप लोग को फिजिकल, दौड़, लंबाई चौड़ाई सबकी कहानी, इसको रफ कर देते हैं। फिजिकल का सीधा सीधा रूल होता है बेटा आपका यहाँ पे 1500 मीटर 7 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। 1500 मीटर 7 मिनट में फॉर बॉयज। बेटा दौड़ा नहीं को ज्यादा जाएगा, गर्ल्स को तो कहां छूट ना मिले, हर जगह छूट मिलेगी। गर्ल्स का सीधा सीधा 400 मीटर 2 मिनट में। 400 मीटर हमको क्वालिफाई करना है 2 मिनट में, और तुम लोगों को क्वालिफाई करना है 1500 मीटर 7 मिनट में। अगर मैं इसको बढ़ा के भी देखूं, 400 का डबल कितना हो गया, हाँ 400 into 4 कर दो, कितना हो गया 1600 मीटर, और टाइम भी डबल कर दो, कितना टाइम टू 4 कर दो, कितना हो गया 8 मिनट। मैंने स्पीड तो थोड़ी बहुत 19-20 कम हो जाएगी तो उसकी चलेगा, डिस्टेंस तो बहुत ही कम दिया गया है। मतलब भैया इनके लिए चाहिए मैराथन वाला, इनके लिए चाहिए स्प्रिंटर, खैर वो उनका इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड का डिसीजन है ये। गर्ल्स, ठीक, गर्ल्स का है, बात समझ में आ गई होगी अभी तक आप लोगों की, ठीक है। ये होता है आपका रनिंग का। पुशअप पुलअप्स आपका थोड़ा बहुत चेक करते हैं, वो सभी लोग कर सकते हैं, 2-4 इतने में इतना सबका हो जाता है, वही 2-4 पुशअप 2-4 पुलअप्स का आपका सीन रहता है। लंबाई चौड़ाई जो आपकी देखी जाती है, तो बॉयज के लिए मैक्सिमम हाइट चाहिए, बॉयज के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट जो है वो है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, और गर्ल्स के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है वो है 152 सेंटीमीटर। ले भैया ये तो बाउंड्री चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। और ये चाहिए घोड़ा, वाह सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वैसे भी जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग गर्ल्स की हाइट थोड़ी कम होती है, लेकिन इतना भी डिटेल में मत दे दो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा की फर्क बनता है। बॉयज का चेस्ट मेजरमेंट चाहिए होता है 42 इंचेस। गर्ल्स के लिए कोई भी फिक्स डेटा नहीं है, ये चेंज हो सकता है, गर्ल्स के लिए कोई भी यहाँ फिक्स डेटा नहीं है। बॉयज का 42 इंचेस चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का पंप चाहिए। अगर आप सांस खींच रहे हैं तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का पंप होना चाहिए। ये था आपका फिजिकल का रिक्वायरमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होता है, सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने वालों का होगा फिजिकल, फिजिकल क्वालिफाई करने वालों का होगा मेडिकल। मेडिकल में आपका क्या किया जाता है, मेडिकल भी बता देता हूँ। मेडिकल में आपकी आंखें चेक की जाती हैं, कान चेक किया जाता है, नाक वगैरह सही है कि नहीं है, और दांत वगैरह चेक किए जाते हैं, आपकी हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी है, यही सब बेसिक सी चीजें चेक की जाती हैं। कोई ऐसा मिलिट्री जैसा चेक नहीं किया जाता, मिलिट्री जैसा चेक किया जाए तो भैया ये तो 1600 मीटर, यहाँ पे 1500 मीटर 7 मिनट मांग रहे हैं, वहां तो 1600 मीटर 4.5 मिनट मांगते हैं। 1600 मीटर 4 मिनट 30 सेकेंड, बहुत, और ये तो लेटेस्ट हो गया तो 4 मिनट 5 मिनट तक, 5 मिनट वाले तो लिए भी नहीं जाते हैं, 5 मिनट वाले तो लिए भी नहीं जाते हैं। 4.5 से 5 मिनट के अंदर निकलना होगा 16 मीटर, और यहाँ 7 मिनट का टाइम दे रहा है। दौड़ जाओ, रेपुटेशन वाली जॉब मिलेगी, एरिया मौका जमेगा। मैं आप जोक्स अपार्ट, अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी भर्ती के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये आपका डेटा चेंज नहीं होने वाला, ये सब सेव है। हाँ, मार्किंग जो है आपका कट ऑफ वगैरह जो होता है, एक लास्ट चीज ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो 400 मार्क्स है, इनमें से आपको कितने मार्क्स पे आपका पासिंग होगा, कितने मार्क्स से आपका कट ऑफ जाएगा, ये टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, ये फिक्स नहीं है। आरक्षण यहाँ पे होता है, आरक्षण का फैक्टर आता है यहाँ पे। जनरल एससी/एसटी वालों की थोड़ी बल्ले बल्ले हो जाती है, ओबीसी वालों का थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, और जनरल वालों की नाक कर दी जाती है यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो टाइम टाइम वेरी करता रहता है, ये एग्जाम देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितना आपके लिए इजी है, कितना आपके लिए टफ है। तो समझदार हो गए होंगे आप लोग इन सब बातों में, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सुशिक्षित रहें।
छात्र वाहिनी का साथ, छात्रों का विश्वास। जय श्री राम, जय हिंद।